हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए उर्दू ग्रामर की एक मैराथन क्लास लाई गई है। इसमें आप मुकम्मल उर्दू ग्रामर यानी क़वायद को एक ही वीडियो में देख करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके देखने के बाद आप ग्रामर के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में आप मार नहीं खाएंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें देखिए इल्म सर्फ़, इल्म नहव, लफ्ज़ की तक़सीम, कलमा की किस्में, इस्म और उसकी किस्में, इस्म आम जिसको आप इस्म नकिरा कहते हैं, इस्म ख़ास या इस्म मारफ़ा, और इसी के साथ लक़ब क्या है, ख़िताब क्या है, तख़ल्लुस क्या है, कुन्नियत क्या है, फिर इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़, फिर ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। इसी के साथ आप देखेंगे ज़मीर के बारे में जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं, उसके ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब। फिर फ़ेल के बारे में आप देखेंगे, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। फिर ज़माना के बारे में ज़माने माज़ी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। और फिर सिफ़त जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त आददी, सिफ़त मिक़दारी। फिर लेटर्स यानी हुरूफ, फिर हुरूफ जार जिसको आप प्रीपोजिशन कहते हैं, और हर्फ इज़ाफ़त जिसको आप रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं, हुरूफ अत्फ़ जिसको आप कंजक्शन कहते हैं। इसी के साथ हुरूफ तख़सीस यानी एम्फेटिक्स यानी किसी चीज़ पे अहमियत देना। फिर हुरूफ फ़िजाइया जिसको आप एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो सारे टॉपिक जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके हर एक पार्ट को आप ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। इसी के साथ उर्दू के ग्रामर में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जितने किसी ज़ुबान के जितने अज्ज़ा होते हैं, हर अज्ज़ा को आप एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और अपने साथ एक नोटबुक रखिएगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सारा ग्रामर का जो पार्ट है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी किताब की। हर एक टॉपिक को आप डिटेल से समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इल्म सर्फ़, इल्म नहव। एक लाइन में देख लेते हैं। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ वह इल्म है जो लफ्ज़ों के बारे में बताए। इल्म सर्फ़ क्या होती है, जो लफ्ज़ों के बारे में बताती है उसको इल्म सर्फ़ कहते हैं, जिसमें लफ्ज़ों के हुरूफ, हरकत की तब्दीलियों के तरीक़े से बहस की जाती है और हरफों के उलटफेर और हरकत के उलटफेर से अलग अलग अल्फाज बन जाते हैं, ठीक है। हमने इल्म सर्फ़ देख लिया। अब इल्म सर्फ़ का मकसद क्या होता है। इस इल्म का मकसद कि लफ्ज़ सही बोलना, लिखना, पढ़ना यानी जो आपकी ज़ुबानी महारतें हैं वो सारी आपकी हासिल हो सकें। फिर इल्म सर्फ़ के बाद इल्म नहव। इल्म नहव क्या है, वो इल्म है जिसमें जुमलों की तरतीब, तरकीब से बहस की जाती है, ठीक है। इल्म सर्फ़ में उसके लफ्ज़ों के बारे में बहस की जाती है और इल्म नहव में जुमलों की तरकीब, तरतीब से बहस की जाती है और उनकी आपसी ताल्लुक़ात से बहस की जाए, ठीक है। लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनाने का कायदा भी हम किस में सीखते हैं, इल्म नहव में सीखते हैं, ठीक है। इल्म सर्फ़, इल्म नहव हमने सीख लिया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ के बारे में हम देखते हैं, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। लफ्ज़ के ताल्लुक़ से लफ्ज़ के दो किस्में हैं, एक मौजू, एक मुहमल। आपके दिमाग में घूमता होगा मौजू क्या है, मुहमल क्या है। एक लाइन में हम इसको क्लियर करते हैं। मौजू वो अल्फाज जो मानादार हों वो मौजू कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जिसका कोई माना निकले उसको हम क्या कहेंगे, मौजू। जैसे दीवार है, तख्ता स्याह है, चेयर है, तालिब इल्म है, ये सब मौजू हैं। मुहमल क्या है, वो लफ्ज़ हैं जो मानादार ना हो, मुहमल कहलाते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कलम वलम, तो कलम क्या है, ये तो मौजू है। वलम क्या है, उसका कोई माना नहीं। जैसे पानी वानी, पानी का तो एक लफ्ज़ है लेकिन वानी का कोई नहीं है। जैसे खाना वाना, खाना तो एक
वर्ड है, लेकिन वाना कोई वर्ड नहीं, उसी को हम मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कलीमा। कलीमा किसको कहते हैं? लफ्ज़ों का वो मजमुआ जिससे पूरी बात ज़ाहिर हो। यानी कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी एक माना के लिए वज़ा किया गया हो, और कलिमा में बुनियादी तौर पर कलिमा की 3 किस्में आती हैं। अगर कहीं आ गया तो आप बुनियादी तौर पे 3 यानी इस्म, फ़ेल, हर्फ, कहीं कहीं 5 बताई जाती हैं। 5 में क्या है? 5 में आपकी आ जाएगी सिफत। ठीक है, सिफत के अलावा एक है ज़मीर। ज़मीर जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं, सिफत जिसको आप एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कलिमा की बुनियादी तौर पर 3 किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ। कलिमा जो किसी एक माने के लिए वज़ा किया जाता है, उसके इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफत, ज़मीर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले इस्म के बारे में जान लेते हैं। इस्म को आपने नाउन पढ़ा होगा, अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो संज्ञा पढ़ा होगा। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। इसी के साथ कैफियत को भी इस्म कहा जाता है। आप कैफियत के बारे में डिफिनेशन में नहीं पढ़े होंगे। कैफियत का मतलब, जैसे मुझे आपको देखकर खुशी हुई। क्या हुई? खुशी। तो ये खुशी क्या है? खुशी एक कैफियत है, ये भी आपका नाउन यानी इस्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस्म की बुनियादी तौर पर 2 किस्में निकलती हैं। एक इस्म नकीरा जिसको आप इसमें आम कहते हैं, दूसरा इस्म मारिफा जिसको आप इसमें ख़ास कहते हैं। हम इसमें आम देखते हैं। किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं, और इसमें आम को इसमें नकीरा भी कहा जाता है। जैसे हमने कहा तालिब इल्म, तो जैसे मेरे क्लास में आप कितने भी बच्चे जुड़े हों, सबको हम तालिब इल्म कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इमारत, जितनी बिल्डिंग है, 10 इमारत है, सबको हम इमारत कह सकते हैं। ये क्या है? इसमें नकीरा है, यानी एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों पे फिट बैठे, उसको बोला जा सके, इसको क्या कहते हैं? इसमें आम, यानी इसमें आम कहते हैं, या इसमें नकीरा। अब इसमें ख़ास क्या है? जो चीज़ किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे आप में से किसी तालिब इल्म का नाम अगर खालिद है, तो अगर आप सारे स्टूडेंट हैं तो खालिद किसी एक ख़ास शख्स का नाम है, तो इसी को हम इसमें मारफा, इसमें ख़ास कहते हैं। जितने आलम हैं, जितने नाम हैं, जैसे किसी का नाम ज़ैनब है, बुशरा है, तो सबका नाम तो ज़ैनब बुशरा हो नहीं सकता। किसी एक ज़ात के साथ ज़ैनब बुशरा ख़ास है, तो इसको क्या कहते हैं? इसमें ख़ास या इसमें मारिफा भी कहते हैं। उम्मीद है कि इसमें आम और इसमें नकीरा, या इसमें ख़ास है, इसमें मारिफा, दोनों का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ख़ास जिसको हमने क्या कहा था? इसमें मारिफा। इसमें ख़ास या इसमें मारिफा दोनों सिनोनिम्स है। इसमें मारिफा में एक चीज़ लक़ब, आप बहुत उर्दू में सुनते होंगे। लक़ब क्या है? खिताब क्या है? तखल्लुस क्या है? कुन्नियत क्या है? 4 चीज़ें, इसके बारे में हर साल आपके सवालात बनते हैं। सारे को अलग अलग हम लोग देखते हैं। चलिए, अब लक़ब क्या है? देखिए, लक़ब वो नाम है जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए। भाई कोई शख्स बहुत, उसके अंदर कोई क्वालिटी, कोई खूबी, कोई अच्छाई पा जा रही, उसकी वजह से कोई एक उसको लक़ब मिल जाता है। जैसे कुछ मिसाल आप देखें, समझ में आ जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम हुए हैं, उनका असल नाम मुहियुद्दीन। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद क्या है? उनका लक़ब है। ठीक, सरोजिनी नायडू, आपको पता है सरोजिनी नायडू का नाम आपने सुना होगा। बुलबुले हिंद, उनको बुलबुले हिंद का लक़ब मिल गया। ये क्या है? ये भी लक़ब है। समझ में आ गया आपको? सचिन तेंदुलकर, आपको पता है हिंदुस्तान के खिलाड़ी गुजरे हैं,
ان کو کیا ماسٹر بلاسٹر، ان کی خوبی، ان کے کھیلنے کی اسٹائل کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے خطاب سے نواز دیا گیا، تو یہ کیا ہو گیا، ان کے لیے لقب ہو گیا۔ اور رگھوپتی سرائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رگھوپتی سرائے، رگھوپتی سرائے کیا ہے، لقب ہے، کس کو دیا گیا، فراق گورکھپوری جو کہ ایک اردو کی شاعر گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ابن مریم کیا ہے، ابن مریم بھی ایک کیا ہے، ایک لقب ہے۔ امید ہے کہ لقب کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اس کی خوبی کمال کی وجہ سے کوئی ایک ٹائٹل اس کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ لقب کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ مثال اس لیے میں آپ کے لیے جمع کیا ہوں، یہ پوچھا جا سکتا ہے اردو میں، اردو لٹریچر میں، ٹھیک ہے، اردو ادب میں، کہ بابائے اردو کس کو کہتے ہیں، مولوی عبدالحق کو۔ اسی کے ساتھ حکیم الامت کا لقب کسے ملا ہے، علامہ اقبال کو، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی باتوں میں حکمت پائی جاتی ہے۔ شاعر انقلاب کس کو کہتے ہیں، جوش ملیح آبادی کو۔ اسی کے ساتھ خدائے سخن یعنی میر تقی میر کو، اسی مصور غم یعنی راشد خیری کو، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے، لقب کے بارے میں الگ سے آتا ہے کہ ان کو کس لقب سے نوازا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا کیا ہے اس میں معرفہ میں، خطاب۔ خطاب کیا ہے، وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے، یعنی حکومت یا کسی ادارے کی وجہ سے اس کو، ادارے کی طرف سے اس کو کوئی خطاب دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں بھارت رتن، کوئی اچھا کام کیا، بھارت رتن کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ پدم بھوشن ہے، پدم شری ہے، نجم الدولہ کا ایک خطاب ہے، دبیر الملک کا خطاب ہے، خان بہادر کا خطاب ہے، شمس العلماء کا خطاب ہے۔ یہ سب کیا ہے، خطاب جو کہ حکومت دیتی ہے یا کوئی ادارہ دیتا ہے۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، حکومت یا کوئی ادارہ دے گا اس کو کیا کہیں گے ہم، خطاب کہیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں گے سر سید احمد خاں کو سر کا خطاب کس نے، انگریزوں نے دیا تھا، انگریزوں کی حکومت میں ملا تھا۔ آگے چلتے ہیں، تخلص۔ تخلص کے بارے میں آپ بہت سنتے ہوں گے۔ تخلص کس کو کہتے ہیں، اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جو اپنی شاعری میں اخیر مصرے میں اکثر شاعر جو ہے اپنا نام ایک نیا بنا کر استعمال کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر جب شعر کوئی نظم یا قصیدہ پڑھتے ہیں تو آخر میں درد کا لفظ لاتے ہیں، درد ان کا کیا ہے، تخلص ہے۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص کیا ہے، ذوق۔ اور مولانا الطاف حسین حالی کا تخلص کیا ہے، حالی۔ آخری مصرے میں، شعر کے آخری مصرے میں کوئی نظم قصیدے میں کیا تخلص پایا جاتا ہے، شاعر خود اس کو گڑھتا ہے، اس کو بناتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کنیت کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا، وطن، ماں باپ، خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے، کبھی کبھی وطن سے، کبھی کبھی ماں باپ کے نام سے یا خاندان کے نام سے۔ جیسے ابو الحسن یعنی حسن کے باپ، ٹھیک ہے، تو حسن بہت مشہور تھے اس لیے ابو الحسن کہہ دیا گیا۔ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یہ کیا ہے، کنیت کن کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ام کلثوم، ام کلثوم، یہ سب کیا ہے، کنیت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم اسم عام کی، ہم نے اسم معرفہ جس کو ہم اسم خاص، اس کی مثالیں چاروں دیکھ لی۔ اب ہم کس کی دیکھیں گے، اسم عام۔ اسم عام میں کچھ آتا ہے کیا کیا، جو کہ آپ نے دیکھ رکھا ہے، مکبر، مصغر، اعلیٰ صوت، ظرف، ظرف زمان، ظرف مکان، ہر ایک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسم مکبر کیا ہے، اسم مکبر، اسم مکبر کیا ہے، وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑھایا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کیا جائے۔ دیکھیں مکبر کے لیے ایک ٹرک یاد رکھیے گا، مکبر کس سے بنا ہے، کبیر۔ کبیر مطلب ہوتا ہے بڑا، جیسے کبیر داس اردو میں تھے، ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، کبیر داس، اردو نہیں آپ کے ہندی کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا ذہن کسی کے ساتھ ٹرک لگا لیں گے تو یاد رہے گا، مکبر، کبیر یعنی بڑا۔ جیسے لوٹیا سے لوٹا، آپ یہاں دیکھیں گے، یہاں کٹورا، کٹورا کی سائز کیا ہے، بڑی ہے، سائز جو ہے اس کی بڑی ہے، اور کٹوری کیا ہے، چھوٹی۔ وہی لوٹیا، لوٹیا یہ کیا ہے،
छोटा है और लोटा क्या है, बड़ा है। तो लोटिया से लोटा, पतेली से पतेला, कटोरी से कटोरा। ठीक है। एक इसकी मिसाल है घंटी से घंटा। घंटा क्या है, बड़ा होगा, घंटी छोटी होगी। तो उसको क्या कहें, उसमें इसमें मुकब्बर यानी बड़ी चीज़ को। अब इसी की छोटी चीज़ को इसमें मुसग्गर कहते हैं। दोनों क्या हैं, एंटोनिम है, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, ज़िद हैं। जैसे मुसग्गर, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे, जैसे सुंदूक से सुंदूकचा। अब सुंदूकचा देखे छोटा है, सुंदूक क्या है, बड़ा है। ठीक है। इसी तरह किताब, एक बड़ी किताब, उसके लिए किताब आता है। छोटी सी किताब यानी 10 पेज की, 20 पेज, उसको हम क्या कहेंगे, किताबचा कहते हैं। क्या कहते हैं, किताबचा। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसमें आला, आला का मतलब होता है इक्विपमेंट यानी औजार। ठीक है। वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे, जैसे चाकू, चाकू से कोई चीज़ काटते हैं। कलम, कलम से लिखते हैं। तलवार, तलवार से जंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। पेचकस, जिससे आप स्क्रू टाइट करते हैं। हथौड़ा, जिससे आप ठोकते हैं। इसी के साथ छीनी, कंघा, कंघा जिससे आप बाल सही करते हैं। ये सब क्या है, ये सब इसमें आला है। ठीक है। जी, जो हथियार, औजार या आला के तौर पे यानी इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो जिसका, वो क्या है, इसमें आला होते हैं। इसमें सौत, सौत माने होता है साउंड। ठीक है। वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, उसको इसमें सौत कहते हैं। जैसे मियाऊं, मियाऊं बिल्ली के लिए, कुकड़ुकू क्या है, मुर्गी के लिए, टर टर किसके लिए, मेढक के लिए, और गुटुरगू किसके लिए, कबूतर के लिए, चू चू चिड़िया के लिए, खट खट की आवाज़ आती रहती है, छन छन, इन सब, ये सब क्या है, ये सब इसमें सौत की मिसाल है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ज़र्फ़, ज़र्फ़ क्या है, जो किसी जगह या वक्त को बताए, किसी जगह यानी प्लेस, वक्त यानी टाइम को बताए, उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे घर, घर क्या है, एक प्लेस को बताता है। कुतुब खाना, ये भी एक जगह को बताता है। चौराहा, ये भी एक प्लेस को बताता है। स्कूल, ये भी एक जगह को बताता है। इसी के साथ सुबह क्या है, एक टाइम यानी वक्त को बताता है। दोपहर, शाम, ये सब क्या है, वक्त को बताते हैं। तो जगह या वक्त को जो भी बताए उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। फिर इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में बनती हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान, जो किसी मकान यानी प्लेस को बताए, जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना वगैरह। आगे क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान, जो किसी ज़माना यानी वक्त को बताए, जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों वगैरह। ठीक है। उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर हो रहा तो बीच में लाइक करते जाएं, मोटिवेशन के तौर पे कुछ अल्फाज भी लिखें, और अपने दोस्तों को, जो भी दोस्त आपके टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, एक वीडियो में उनका ग्रामर का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उनको आप शेयर कर दें अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप बना हो। ठीक है। बीएड के हों या आप डीएलएड डिप्लोमा के हों, आप अपने ग्रुप में भेजें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। देखिए, नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया होगा तो एक मरतबा आप लाइक ज़रूर करें। फिर ज़मीर का बयान। ज़मीर क्या है, आपको प्रोनाउन। ठीक है। आप समझते हैं ज़मीर क्या है, वो लफ्ज़ जो इसम के बदले में इस्तेमाल हो उसको हम ज़मीर कहते हैं। जाहिर सी बात है, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा। ठीक है। जैसे हामिद एक बहादुर नौजवान था, वह, अब वह किसकी जगह आया, हामिद की जगह। हामिद क्या है, एक नाउन यानी इसम है, तो ये क्या होगा, यही ज़मीर है। ठीक है। बड़ी हिम्मत वाला था, उसने, उस किसकी जगह, हामिद की जगह। एक आदमी को डूबने से बचाया, उसे किसके लिए आया, हामिद के लिए। उसे सरकार ने इनाम दिया, उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। उस ये सब किसके लिए, ये ज़मीर है। ठीक है। अब बार बार अगर हम यूज़ करेंगे हामिद, फिर हामिद बड़ी हिम्मत वाला था, हामिद ने, तो बार बार हामिद हामिद सुनते सुनते जहन जो थोड़ा सा ऊब जाता है, बोरियत लगती है। इसलिए नाउन की जगह ज़मीर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि तहरीर में खूबसूरती आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब ज़मीर की कुछ किस्में हैं। ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन, क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, पर्सनल प्रोनाउन। वो किस तरह के, उसमें 3 तरह के होते हैं। एक ज़मीर मुतकल्लिम, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लिम
ضمیر حاضر جس کو آپ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ضمیر غائب جس کو آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر متکلم بات کرنے والا جو خود بول، جیسے میں بولتا ہوں میں متکلم ہوں، کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، جیسے میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، ہم لوگ موجود ہیں، میرا قلم، ہمارا ملک، یہ سب جو ہمارا میرا یہ سب کون یوز کرتا ہے؟ متکلم۔ متکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلم کرنے والا۔ تکلم کا مطلب گفتگو کرنے والا، بات چیت کرنے والا، ٹاک کرنے والا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ ضمیر حاضر۔ ضمیر حاضر کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن، یعنی جس کے لیے انگلش میں آتا ہے یو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم۔ وہی بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر، یعنی جو آپ کا مخاطب ہے، جس کو آپ خطاب کر کے بات کہہ رہے ہیں، جو آپ کا سامع ہے، جو سامعین ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہی جو ہے حاضر ہیں۔ جیسے کہا تو یہاں آ جا، تم نے میری قلم لی، آپ یہاں تشریف لائیے ادب، تو آپ، تو، تم جس کے لیے یوز ہوگا کس کی ضمیر ہے؟ ضمیر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن۔ آگے چلتے ہیں۔ ضمیر غائب جس کو آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ ضمیر غائب میں وہ جیسے اس نے مارا، وہ گئی تھی، ان لوگوں نے مارا، ان لوگوں نے اپنے سبق کو یاد کیا، یعنی ضمیر غائب جو وہاں موجود نہیں ہے، وہ کس کو؟ ضمیر غائب یعنی جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ امید ہے کہ تینوں کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، کچھ پوائنٹ اور دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر شخصی کی فاعلی مفعولی حالت۔ ضمیر شخصی یعنی پرسنل پروناؤن کی فاعلی، فاعل کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو یعنی کام کرنے والا، مفعول یعنی جس پر کام واقع ہو۔ ضمیر جیسے میں کے لیے فاعلی حالت میرا، مفعولی حالت می، جیسے یہاں انگلش میں مائی یوز کرتے ہیں نا، می کا مطلب مجھے، ٹھیک ہے۔ ہم کے لیے ہمارا، جیسے ہم آورس یوز کرتے ہیں، ہمیں یعنی جس کے لیے جیسے ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں اس، ٹھیک ہے۔ یہ فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے تو، تیرا، تجھے، ٹھیک ہے۔ تیرا یعنی تیرا قلم، تیری کتاب، اور تجھے یعنی میں نے تجھے ایک قلم دیا، اس نے تجھے مارا۔ تجھے کیا ہے؟ مفعولی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تم کے ساتھ تمہارا یعنی تمہارا گھر، تمہارا اسکول، تمہیں، میں نے تمہیں دعوت پہ بلایا، تو یہ تمہیں کیا ہے؟ مفعولی حالت ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹو فارم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کے لیے اس کا، اس کی، اور اسے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا انہیں یعنی ان کا، یعنی ان کا گھر، انہیں یعنی انہیں مدعو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں حالت آپ نے دیکھ لی۔ اگر سمجھ میں نہ آیا تو اسکرین شاٹ لیجیے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے اب ہم نے ضمیر کو بھی سیکھ لیا، ناؤن کے ساتھ پروناؤن کے بعد ورب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ورب بھی بہت امپورٹنٹ، یعنی پارٹس آف اسپیچ میں ورب کا اچھا خاصا رول ہوتا ہے۔ اب لفظ کس کو کہتے ہیں؟ فعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو یا پایا جائے اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے کل ہم پکنک پر جائیں گے، تو جائیں گے، جانے کا ایک عمل یعنی فعل پایا گیا، ایک ایکشن پایا گیا، یہ کیا ہے؟ فعل کی مثال ہے۔ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا، لکھنا کیا ہے؟ ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، ایک کریا ہے، اس لیے لکھنا کیا ہے؟ آپ کا ورب یعنی فعل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب فعل کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل مرکب۔ ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں آپ پڑھے ہوں گے انٹرینسک، یعنی فعل لازم یعنی جس کو آپ ذہن میں میرے نہیں آیا، چلیے آگے چلتے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، صرف فاعل تک، یعنی فاعل مطلب کون ہوتا ہے؟ سبجیکٹ تک اس کا اثر موجود رہے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔
हाँ, क्या कहते हैं? इंट्रांजेटिव। इंट्रांजेटिव इसको कहते हैं। क्या? फेल लाजिम को क्या कहते हैं? इंट्रांजेटिव। यानी जिसका अमल, जिसका एक्शन सिर्फ फाइल यानी सब्जेक्ट तक ही महदूद रहे, फाइल तक महदूद रहे, उसका असर मफऊल तक यानी ऑब्जेक्ट तक ना जाए। ठीक है, जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े। सुनकर यानी सुनने वाले हंस पड़े, तो ये है फाइल, और सुन हंस पड़े ये क्या है? फेल। फेल का असर किस पे पड़ा? फाइल ही पे पड़ा। इसको क्या कहते हैं? फेल लाजिम। ठीक है, यानी इंट्रांजेटिव। इंट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है, जिसका असर सिर्फ फेल का असर फाइल तक रहे। आगे चलते हैं। फेल मुताद्दी क्या है? जिस फेल का असर मफऊल पर पड़े। इसकी मिसाल देख लेते हैं। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? फाइल है। मरीज क्या है? मफऊल है। देख रहा है क्या है? ये फेल है। देखने का अमल किस पर वाक़ हो रहा? मफऊल पे वाक़ हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट पे वाक़ हो रहा, ना कि सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो जहां ऐसी सूरत पाई जाए कि फेल का अमल, वो फेल जिसका असर मफऊल पर, यानी एक सिंपल तारीफ ये भी सुन सकते हैं कि जो फेल अपना माना बताने में सिर्फ फ़ाइल का मुहताज हो, उसको हम फेल लाजिम कहते हैं। फेल मुताद्दी जो फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल को भी कबूल करे, मफ़ऊल को भी चाहे, उसको हम फेल मुताद्दी कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने किसको देखा? मरीज़ को देखा, तो यानी ये फेल किसको चाह रहा है? फ़ाइल मफ़ऊल को भी चाह रहा था, इसलिए इसको फेल मुताद्दी। मुताद्दी यानी ट्रांजेटिव वर्ब। किसको? ट्रांजेटिव वर्ब। चलिए आगे चलते हैं। समझ गए होंगे। फेल नाकिस वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े ना हो। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, तो हूँ कहा जाए, हूँ का क्या मतलब? जैसे कहा जाए था, मैं गया था, तो गया से तो पता हुआ, लेकिन था क्या है? था किसकी मिसाल हुई? फेल नाकिस की। यानी जिसको अगर अलग रखा जाए फेल नाकिस को, तो उसका कोई माना ना बने, इसको हम क्या कहते हैं? फेल नाकिस। यानी मुकम्मल तौर पर था का मतलब क्या? हूँ का मतलब क्या? हुआ भी ले आओ। हुआ का मतलब क्या? कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फेल मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब ही है कि जो फेल क्या हो? कंबाइंड हो, ज्वाइंट हो। वो फेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़ाल से मिलकर बने, उसको फेल मुरक्कब कहते हैं, यानी कंपाउंड वर्ब। वो बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए। बोलते एक फेल, चले एक फेल, गए एक फेल। एक दो तीन फेल इकट्ठा जमा हो गए, किसकी मिसाल हो गए? फेल मुरक्कब की। चलिए, उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आपका टेट निकलने के बाद उर्दू के रिलेटेड आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो वीडियो आपको मिलती रहेगी। फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल। एक किसको कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फ़ाइल क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे, उसे फ़ाइल। फ़ाइल मतलब क्या होता है? यानी एक्शन करने वाला। ठीक है, जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो मैं क्या है? मैं ही एक्शन कर रहा, तो मैं क्या है? फ़ाइल हुआ। अहमद किताब पढ़ रहा है, अहमद क्या है? अहमद ही पढ़ने वाला है, तो अहमद क्या है? अहमद फ़ाइल। फ़ाइल का मतलब काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? मफ़ऊल। मफ़ऊल क्या है? वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े, उसे यानी उसे मफ़ऊल कहते हैं। फ़ेल, जो फ़ेल का अमल है वो किसी पर वाक़ हो, किसी पर थोपा जाए, किसी पर पड़े। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं क्या है? फ़ाइल, लिखने वाला। किसको लिख रहा है? जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही आपका मफ़ऊल बनेगा। जैसे ख़त। अहमद किताब पढ़ रहा, अहमद किसको? यानी जो इसके जवाब में, जो अगर सवाल किया जाए वो पढ़ रहा, किसको पढ़ रहा है, तो किसको के जवाब में जो आता है वही मफ़ऊल बनता है।
ٹھیک ہے، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب کیا مفعول، پڑھنے کا عمل کس پر واقع ہو رہا ہے، کتاب پر۔ او جھولا جھول رہا، او جھول رہا، کیا جھول رہا ہے، جھولا، تو جھولے پر جھولنے کا عمل واقع ہوا تو جھولا کیا ہوا، مفعول۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسم فاعل۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے، پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام۔ پیشے مطلب کوئی آپ کا آکوپیشن ہے، کوئی آپ کا پروفیشن ہے، کوئی آپ کا کام ہے، کوئی پیشہ ہی ہے، ٹھیک ہے، مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل۔ جیسے درزی، درزی کیا ہے، کپڑا سلنے کا پیشہ، تو درزی کیا ہے، اسم فاعل ہوا، درزی نے کپڑے سی دیے۔ بڑھئی نے الماری، بڑھئی جس کو آپ کہتے ہیں کارپینٹر، کارپینٹر کیا کرتا ہے، الماری بنائے گا، لکڑی کا سامان بنائے گا، تو بڑھئی کیا ہوا، اسم فاعل ہوا۔ کسان، کسان کا کام کیا ہے، کھیت میں ہل چلانا، کھیت جوتنا اور کھیت کی مرمت کرنا، اس کو کاٹنا، کسان نے کھیتی کی، تو کسان کیا ہوا، اسم فاعل، کسان ہی کرنے والا، تو اسم فاعل آپ سمجھ گئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسم مفعول، وہ اسم ہے جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے۔ جیسے مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کیا ہے، ظلم کرنے والے نے جس پر ظلم کیا، یعنی ظلم جس پر واقع ہوا، وہ کیا ہوا، وہ مظلوم ہوا، یعنی وہ آبجیکٹ ہوا۔ سبجیکٹ یعنی کرنے والے نے جو عمل دوسرے پہ کیا وہ آبجیکٹ ہوا، وہ کیا ہوا، اس میں مفعول بنتا۔ جیسے مظلوم، معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے، معقول بات۔ خالق اپنی مخلوق، خالق کیا ہوا، اس میں فاعل کی مثال ہے، بہترین مثال، اور مخلوق کیا ہے، یعنی خالق جس نے پیدا کیا جس کو، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ کی کیا ہیں، مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، جتنے جاندار چیزیں پوری دنیا میں سب کیا ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنی مخلوق، مخلوق کیا ہوا، اس میں مفعول ہے، کا ہر دم خیال کرتا ہے بے شک۔ آگے چلتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول کو ایک ٹیبل میں ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی اردو گرامر میں مار نہیں کھائیں گے۔ ایک مرتبہ اگر نہیں سمجھ میں دوبارہ پھر دیکھیے، ٹھیک ہے۔ نقل کیا ہے، اس میں ہے، اس سے اس میں فاعل کیسے بنے گا، ناقل، یعنی نو کے بعد الف قام لام، ناقل، اس مفعول منقول، ناقل نقل کرنے والا، منقول جس کو نقل کیا گیا ہو۔ سجدہ ایک اسم ہے، ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، مسجود یعنی جس پر سجدہ کیا گیا ہو۔ عبد مانے بندہ، عابد یعنی عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ۔ حب یعنی محب یعنی محبت کرنے والا، محبوب جس کی محبت کی گئی، جیسے نا شعر میں آپ دیکھیں گے محبوب، محبوبہ، یعنی شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف، اس کے بارے میں بہت سارے قصیدے کہتا ہے، تو محبوب اور محبوبہ کیا ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں زمانہ اور اس کی قسمیں۔ زمانہ آپ کو پتہ ہے، ایک زمانہ ماضی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، زمانہ حال جس کو ہم پریزنٹ ٹینس، زمانہ مستقبل جس کو ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کو دیکھ لیتے ہیں۔ زمانہ ماضی گزرے ہوئے وقت میں ہونے والے کام کو زمانہ ماضی کہتے ہیں، یعنی جس وقت وہ بات بولی جائے، وہ کام اس سے پہلے واقع ہو جائے، وہ ایکشن ہو جائے۔ جیسے زینب امتحان حال میں پہنچی، جس وقت یہ لفظ بولا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ پہنچ چکی ہے، کس کی مثال ہے، زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کی۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں زمانہ حال، موجودہ وقت میں ہونے والے کام کے لیے کے زمانے کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ جیسے جس وقت بولا جائے اس وقت وہ کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، خالد اپنا کام کر رہا ہے یا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر زمانہ حال کی بھی بہت سارے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جب الگ سے ایک ویڈیو فیل پہ بنے گی اس میں سمجھایا جائے گا۔ یہ میراتھن کلاس ہے، بس اتنا پوائنٹ آپ سمجھ لیں جس سے آپ کا پیپر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالد اپنا کام کر رہا ہے، جس ٹائم بولا جا رہا ہے اس ٹائم کام واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے زمانہ مستقبل، مستقبل کیا ہے، آنے والے وقت میں ہونے والے کام کے زمانے کو زمانہ مستقبل۔ جیسے راشد کل ممبئی جائے گا، جس وقت بولا جا رہا اس وقت وہ گیا نہیں، کل جائے گا،
तो ये क्या है, फ़ेल मुस्तक़बिल। ज़माने मुस्तक़बिल की भी 4 किस्में हैं जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब एक फ़ेल मारूफ यानी कहते हैं एक्टिव फ़ेल, एक्टिव वर्ब, आप पढ़े होंगे इंग्लिश में एक्टिव वर्ब। ओह फेल, देखिए थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है। ओह फेल, जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे उस फ़ेल मारूफ कहा जाता है। जैसे सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम की, तकसीम करने वाला मालूम है सलीम, तो इसलिए फ़ेल क्या है, फ़ेल मारूफ है। हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं, खाने वाले सब लोग हैं, तो ये क्या है, फ़ेल मारूफ की मिसाल है। फ़ेल मजहूल, अगर आप इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है आपका अगर एक लैंग्वेज उर्दू है तो दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश, ख़ास तौर पे तेलंगाना टेट में और बहुत सारे टेट में दूसरा जो है, दूसरी ज़ुबान इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है, तो इंग्लिश में आपने पढ़ ही रखा होगा, इसलिए मैं इंग्लिश की मिसाल ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। और फ़ेल मजहूल यानी जिसको आप कहते हैं पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब, जैसे एक्टिव पैसिव आप पढ़ते हैं, ठीक है। ओह फेल, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम फ़ेल मजहूल, जैसे कंबल तकसीम किए गए, यानी काम तो वाक़ई हो गया, तकसीम करने वाला कौन है ये पता नहीं, इसलिए ये फ़ेल मजहूल हुआ। खाना खाया जाता है, खाने वाला कौन है पता नहीं, इसलिए फ़ेल मजहूल की मिसाल है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सिफत जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रखा होगा इंग्लिश में। सिफत और उसकी किस्में, इसको मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी में एक विशेषण और विशेष होता है, लेकिन उससे वीडियो लंबी होती जाएगी, बस एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि आप समझते जाएं। सिफत और उसकी किस्में, इसमें क्या है, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिफत की मिसाल पहले लेते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खासियत ज़ाहिर हो। अब खासियत में चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई हो, जिस इस्म से ज़ाहिर हो उसको हम सिफत कहते हैं, और जिसकी ज़ाहिर हो उसको हम मौसूफ़ कहते हैं। ये एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। सिफत मौसूफ़ आप पढ़े भी होंगे, जैसे खूबसूरत खिलौने, तो खूबसूरत क्या है, सिफत है, खिलौने क्या है, मौसूफ़ है। सफ़ेद बिल्ली, सफ़ेद क्या है, सिफत है, बिल्ली क्या है, मौसूफ़ है। चिकनी मिट्टी, चिकनी क्या है, सिफत है, मिट्टी क्या है, मौसूफ़ है। चंद किताबें, चंद क्या है, चंद आपकी सिफत है, किताबें मौसूफ़। कुछ कापियाँ, कुछ क्या है आपकी सिफत है, और कापियाँ क्या है, मौसूफ़ है। अब हम सिफत ज़ाती जिसको हम कहते हैं ज़ाती तौर पे, जो पर्सनल तौर पे हैं आपके, क्या हैं, सिफत यानी एडजेक्टिव। वो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, ज़ाती यानी सेल्फ वाली, हालत यानी सिचुएशन, कैफियत ज़ाहिर हो। चलो, जैसे खुश मिजाज, ये किसी की कैफियत ज़ाहिर हो रही है। खुश मजाक, इसे क्या, बावकार, अजीब, गरम, ठंडा, ये क्या है, कोई एक आपको कैफियत यानी हालत पता चल रही है, कोई एक सिचुएशन पता चल रही है। जैसे ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, सिफत ज़ाती की मिसाल है। आप कायदा याद रखिएगा, किसी की खासियत, इसी के साथ हालत यानी कोई सिचुएशन के साथ या कोई कैफियत, ठीक है, ये सब अगर पता चले वो सिफत ज़ाती की मिसाल है। सिफत निस्बती यानी किसी का किसी के साथ निस्बत लगा देना, किसी के साथ मंसूब कर देना, उसकी तरफ उसका ताल्लुक़ भिड़ा देना, ठीक है, उसका रिलेशन जोड़ देना, कनेक्शन जोड़ देना, उसको सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, बल्ले के साथ हिंदुस्तानी जोड़ दिया, हिंदुस्तानी या जो जोड़ा गया या निस्बती है, क्या, सिफत निस्बती की मिसाल है। जैसे जापानी गुड़िया, जापान के साथ जापानी बना दिया, या ले आए, और गुड़िया यानी गुड़िया जो जापान में पाई जाती है, जापान की बनी हुई है, तो क्या है, सिफत निस्बती की मिसाल है, यानी जापान से उसका रिलेशन बैठा दिया। कश्मीरी साल, आप कश्मीरी साल देखे होंगे, वहाँ की पश्मीना की साल बहुत मशहूर होती है,
कश्मीर की शाल बहुत अच्छी मानी जाती है। अरबी घोड़ा, घोड़े में अरबी घोड़ा बहुत मशहूर माना जाता है। तो ऐसा घोड़ा जो अरब से मुताल्लिक हो, अरब का हो, तो अरबी घोड़ा एक इसकी मिसाल है सिफत निस्बती की। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सिफत आददी वो सिफत है जिससे किसी इसम की तादाद, यानी जिस सिफत में थोड़ा सा हमें गिनती दिखे, कोई अदद कोई नंबर दिखे, उसको हम सिफत आददी कहेंगे। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, 10 ख्वातीन, इतने सारे लोग, ये सब क्या है? कोई एक डिजिट दिख रही है, कोई एक नंबर दिख रहा है, तो क्या है? सिफत आददी की मिसाल हुई। सिफत मिक़दारी जिसमें कोई क्वांटिटी दिखे, कोई मात्रा दिखे, ठीक है। मिक़दारी जिसमें क्वांटिटी दिखे, वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे। जैसे 2 किलो मिठाई, 2 किलो क्या है? एक मिक़दार दिख रही है। पाव भर चीनी, इसी तरह 5 मीटर कपड़ा, ये क्या है? एक वज़न, एक पैमाइश दिख रही है। 1 लीटर दूध वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सिफत मिक़दारी। तो उम्मीद है कि अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर करें। कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं लेटर, जिसको आप कहते हैं हुरूफ। हुरूफ की भी बहुत सारे किस्में हैं जिसको मैंने जमा कर दिया है। इसमें से एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसको आप हर्फ जार कहते हैं। रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स जिसको आप हुरूफ इजाफत कहते हैं। कंजंक्शन जिसको आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में, जिसको आप हर्फ अत्फ कहते हैं। और हर्फ तखसीस एम्फेटिक्स, यानी जिससे आप किसी चीज़ पर जोर देते हैं, यानी अहमियत देते हैं, ठीक है। और हर्फ फ़िजाइया यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप किसी चीज़ पे दुख का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, ताज्जुब का इजहार करते हैं। सब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। चलिए, हर्फ जार वो हुरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे। आपको मालूम है हर्फ की तारीफ़ आपने पढ़ी भी होगी। हर्फ वो कलिमा है जो अपने माना बताने में किसी का, वो अपने माना बताने में दूसरे का मुहताज हो। जैसे से, तक, इला, इसका कोई माना नहीं पाया जाता, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? ये एक को दूसरे से कनेक्ट करना, यानी ताल्लुक़ कायम करने का काम करता है। मिसाल लेते हैं, जैसे बच्चे बाग में खेल रहे हैं। अब बाग में क्या है? बाग में होने का कनेक्शन बताता है। वो घर से निकला, कहाँ से निकला? से क्या है? से हर्फ जार है। अब सिर्फ से का कोई माना नहीं, लेकिन जब आप दो इसमों के बीच में, यानी दो वर्ड्स के बीच में, दो अल्फाज के बीच में जब रख करके कनेक्शन बैठाते हैं तो उसका ज़बरदस्त माना निकलता है। जैसे सर पर टोपी पहनो, पर, लेकिन सर पर कहा जाए तो माना समझ में आ जाएगा। जैसे गीली दीवार को हाथ ना लगाओ, तो गीली दीवार को कहा गया तो पता चल गया, लेकिन को कहेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा। दरिया तक क्या है? एक आपको डेस्टिनेशन बता रहा है, ठीक है, कहाँ तक जाना है, ठीक है, जिसके लिए आप इंग्लिश में पढ़े होंगे टू का लफ्ज़ आता है तक के लिए। दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया। परिंदों का रंग उड़ चुका था, नहीं सॉरी, परिंदों मैंने पढ़ दिया, पर्दों यानी कर्टेल, पर्दों का रंग। तो देखिए, पर्दा और रंग के बीच में कनेक्शन पैदा करने का, ताल्लुक़ पैदा करने का काम क्या कर रहा है? हर्फ जार कर रहा है। हमने खाना खा लिया। उम्मीद है कि हर्फ जार जिसको आप प्रीपोजिशन कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। प्रीपोजिशन यानी कहाँ फ्रॉम लगता है, कहाँ बिटवीन लगता है, कहाँ अमोंग लगता है, ये सब चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब हर्फ इजाफत, इजाफत का भी बहुत अहम रोल है। इजाफत क्या है? वो हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करें, ठीक है। ये क्या है? ताल्लुक़ कायम करता है। कौन? हर्फ जार। ये क्या है? ये निस्बत बताता है। जैसे इसमें ख़ास तौर पे का, की, के पाया जाता है। का, की, के करके निस्बत बिठाया जाता है। इंग्लिश में आपने ऑफ पढ़ा होगा। इसी तरह जो नाउन है उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है। हर्फ इजाफत, हर्फ जैसे नसीम का घर,
तो क्या है, का के ज़रिए नसीम का घर, तो ये क्या है, यही का क्या है, हरफ इजाफत है। स्कूल के बच्चे, क्या के क्या है, हरफ इजाफत है। ज़ैनब की किताब, की क्या हरफ इजाफत है। का की के से एक को दूसरे से निस्बत बिठाते हैं, जिसको हम हरफ इजाफत कहते हैं। इजाफत में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है मुज़ाफ इलैह, एक होता है मुज़ाफ। मुज़ाफ इलैह किसको कहते हैं, जिसकी जानिब, इलैह अरबिक का लफ्ज़ है, इलैह मतलब जिसकी जानिब कोई निस्बत की जाए, इजाफत की जाए, उसको हम मुज़ाफ इलैह कहते हैं। जैसे नसीम का घर, तो घर की इजाफत किसकी जानिब की गई, यानी किसकी जानिब उसकी निस्बत जोड़ी गई, नसीम की जानिब, तो नसीम क्या हुआ, नसीम आपका मुज़ाफ इलैह बनेगा। और घर क्या हुआ, घर आपका मुज़ाफ बनेगा। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे कहा गया नसीम स्कूल ज़ैनब की निस्बत को मुज़ाफ इलैह, और जिस अशिया की तरफ उनकी निस्बत ज़ाहिर की गई उन्हें मुज़ाफ, जैसे घर बच्चे किताब। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो लाइक करें। आगे चलते हैं, इजाफत की और दूसरी मिसालें, जैसे आप देखेंगे एक तो ऑफ लगाकर इंग्लिश में बनाते हैं, एक अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर। इसी तरह उर्दू में भी है, का की के अलावा कभी कभी नीचे ज़ेर लगाकर बनाते हैं, कभी कभी हमज़ा लगाकर भी इजाफत करते हैं। जैसे इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, नीचे क्या हुआ, नीचे ज़ेर लगा। जैसे जंजीर आहन, तो नीचे ज़ेर लगा। जैसे बंदे खुदा, ऊपर हमज़ा लगा करके निस्बत लगा दी, यानी खुदा के बंदे। गोशे आफियत, बुए गुल, यानी फूल की महक। ये असल में पर्शियन से यानी फ़ारसी से लिया गया है। आपको पता है उर्दू आपकी मॉडर्न यानी जदीद ज़ुबान है, और इसीलिए उर्दू में अक्सर अल्फाज या तो अरबी या तो फ़ारसी के ज़्यादा 80% अल्फाज उसी के हैं। ठीक है, तो वहाँ से कुछ कायदे भी लिए गए हैं। इन मिसालों में का की के बजाय ज़ेर और हमज़ा के ज़रिए भी इजाफत को ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, अब हुरूफ अत्फ़, जिसको आप कंजक्शन के नाम से जानते हैं। हुरूफ अत्फ़ क्या है, दो लफ्ज़ों को, हरफों को, लफ्ज़ों को या फ़िक्रों को या जुमलों को जोड़ने का काम क्या करता है, हरफ अत्फ़ करता है। ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा, जिसको आप कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, ये सब हैं, और, एंड, ये सब क्या है, हरफ अत्फ़ है। जैसे हम उर्दू में देखते हैं क्या है, जवान और बूढ़े, जवान बूढ़े दोनों को जोड़ दिया किसने, और ने। जैसे मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया, मगर वही ना आया। मगर क्या है, दोनों जुमले को जोड़ रहा। मैं तो वहाँ पहुँचा यानी मैं पहुँच गया, मगर वही ना आया। ठीक है, लेकिन वो नहीं आया। आदमी या इंसान, तो या क्या है, या हरफ अत्फ़ की मिसाल है, दोनों को जोड़ा जा रहा है यानी अलग अलग किया गया है। ठीक है, ये दोनों हुए। यह किताब पढ़ो या वह किताब पढ़ो, जो इस तरह से जुमलों, हर्फ जुमलों, फ़िक्रों को या जुमलों को जो जोड़ता है यानी एक जुमले को मुकम्मल करता है, तो वो क्या कहते हैं, हरफ अत्फ़ कहलाता है। ये किताब पढ़ो या वह किताब पढ़ो। मैं कि वह, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन, लेकिन क्या है, हरफ अत्फ़ है, वो ना माना। उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, तो कि क्या है, कि जोड़ने का काम कर रहा, क्या है, हुरूफ अत्फ़ है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे चलते हैं, हुरूफ तख़सीस। तख़सीस क्या है, वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर ज़ोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ पर ज़ोर डालना, ताकीद पैदा करना, एम्फसाइज, क्या कहते हैं इंग्लिश में, एम्फसाइज करना। ठीक है, जैसे उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा,
منہ بھی نہیں دیکھا، تو یہ کسی بات پہ زور دے رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تخصیص کہتے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا، تھوڑے ہی، یہ کیا ہے؟ ہی کیا ہے؟ حروف تخصیص۔ جیسے ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا، ہر شخص کو یعنی ایوری پرسن، ہر شخص کو، یہ کیا حروف تخصیص ہے؟ شکل میں ہونا تم اس کی، ٹھیک ہے، ہونا تم اس کی، یہ کس کی مثال ہے؟ حروف تخصیص کی۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف ہجائیہ، جس کو آپ ایکسکلیمیٹری سنٹینس کہتے ہیں۔ حروف ہجائیہ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے۔ اس میں کیا ایک تو خوشی پائی جاتی ہے، ایک کوئی تعجب یعنی حیرت یا کوئی جذبہ، آپ کے اندر جو فیلنگ ہے، جو احساسات ہے، جو خیالات ہیں، ان کو نکال کر کے جب آپ تعجب میں کوئی بات، افسوس میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ حروف ہجائیہ ہے۔ جیسے حروف ہجائیہ کا استعمال کر کے ہم اس کا جملہ بناتے ہیں، جیسے ارے تم اب تک یہیں ہو، یہاں کیا ہے؟ تعجب۔ جیسے واہ واہ کیا خوب، یعنی کوئی خوشی پائی گئی۔ جیسے ہا ذرا سنبھل کے چلو، ٹھیک ہے، آہ ظالم نے بے وفائی کی، یعنی کوئی دکھ ہوا، ظالم نے کسی کے ساتھ کسی موڑ پہ دھوکہ دیا تو اس نے کیا کہا؟ آہ ظالم نے بے وفائی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ نے ایک میراتھن کلاس میں سارے جو آپ کے اردو کے بنیادی گرامر ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ، جو کہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، ایک کلاس میں آپ نے مکمل کر لی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کر کے جائیں۔ ٹیلی گرام چینل ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک ہے، اس سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مکمل اردو پیڈاگوجی کے نام سے ایک سیریز میں نے بنائی تھی سی ٹیٹ والوں کے لیے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا میتھڈولوجی یعنی طریقے تدریس والا کنسیپٹ اس سے آپ کا کلیئر ہوگا۔ دونوں ویڈیو دیکھیے، اس سے گرامر، اس سے آپ کا پیڈاگوجی یعنی ہاؤ ٹو ٹیچ، کیسے آپ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، طریقے تدریس۔ تو دوستوں کو شیئر کریں، نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی، امید ہے کہ ایک کلاس آپ لوگوں کو بہت ہی مفید لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مفید لگی ہوگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے، کوئی کمی ہوگی وہ بھی بتائیے گا۔ تو ٹھیک ہے، اپنا خیال کیجیے، آپ کا امتحان قریب آ رہا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ تھوڑا موڑا پارٹ آپ کے بچے ہیں اس کو دوسرے میراتھن میں کور کیا جائے گا۔ مع السلامہ، اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔